हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी फेज़ 2 शिक्षक भर्ती के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 10वां है। इससे पहले हम लोगों ने कुल 9 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, फेज़ 2 जो है आपका नवंबर से दिसंबर में होने की संभावना है, जैसा कि आयोग ने कहा है, और आपका नोटिफिकेशन इसी मंथ अक्टूबर में ही देखने की जो है संभावना होगी, क्योंकि यह आयोग ने खुद स्पष्ट किया है। और अभी जो बीपीएससी आयोग है काफ़ी मिशन मोड में काम कर रही है, चुनाव का समय है, तो ऐसे में जो है फ्रेंड्स अगर वैकेंसी आती है तो आपके पास समय काफ़ी कम बच रहा है, इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाए, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाती है और एग्ज़ाम टाइम पे ले लिया जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसी होप के साथ फ्रेंड्स प्लीज़ शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बता दूं, मैं इससे पहले जितने सारे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में आपको मेरे चैनल पर दिखाई देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नए फेज़ 2 के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टूडेंट जाकर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीचर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखते हैं आज के पहले सवाल को। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के लिए, राजनीति का धार्मिकरण के लिए, या राजनीति का विकेंद्रीकरण, या उपयुक्त सभी के लिए जो है बल दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो गांधी जी ने जो है राजनीति का आध्यात्मिकरण के लिए, राजनीति का धार्मिकरण करने के लिए और विकेंद्रीकरण करने के लिए उपयुक्त सभी जो है बल दिया गया था। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के पक्ष में थे, जो राजनीति के विकेंद्रीकरण का जो है उदाहरण माना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, भारतीय संविधान अस्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें है आपको यह बताना है। तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 19(1) क में किया गया है इसका उपबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 19(1) क के तहत जो है आपका वाक स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है अंतर्निहित है इसमें। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1564 ईस्वी में। जजिया कर क्या था? तो यह गैर मुस्लिमों से जान माल की सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था, जिन्होंने अकबर ने जो है 1564 ईस्वी को समाप्त कर दिया था। और बात करें इन्हें पुनः लागू किसने किया था, कई बार पूछता है कि अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन जजिया कर सो पुनः किसने जो है प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है इसे फिर से लागू कर दिया था, औरंगजेब ने। तो याद रखिएगा, अकबर ने समाप्त किया था और औरंगजेब ने पुनः इसको लागू कर दिया था। और जजिया कर किस कर को कहते हैं? तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो है कर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध का संबंध हो जाएगा आपका शाक्य वंश से। याद रखिएगा, ये शाक्य कुल से जो है बिलोंग रखते हैं, और गौतम बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे। और गौतम बुद्ध का जन्म अगर पूछे तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी, या जिसे रुम्नीदेई कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, हिस्टोरिका के लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस ने लिखा था। और बात करें अगर इंडिका की, तो यह मेगास्थनीज ने लिखा था। तो दोनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल में फ्रेंड्स, काल याद रखिएगा। तो सल्तनत काल में जो है फारसी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो याद रखना है। और सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा जो थी यह फारसी ही थी फ्रेंड्स।
जिसे इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं। तो याद रखिएगा, सल्तनत काल प्लस मुगल काल, यह दोनों ही काल की जो है राजभाषा थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की थी? बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो जो सिजदा या जिसे पाबोस कहा जाता था, इसको प्रारंभ किया गया था बलबन ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा या पाबोस को प्रारंभ किया था, जिसके तहत दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना जो था अनिवार्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने एग्जाम में यह सवाल देखा होगा और हमेशा जो है रिपीट होता रहता है यह क्वेश्चन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह हुआ कब था फ्रेंड्स? तो 1938 को। याद रखिएगा, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन है, इसकी भी अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो कई बार आपसे पूछता है सवाल, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति को हम उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना उपभू एवं दूर होना क्या कहलाता है? अपभू। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा, अपभू दूर होने की जो है क्रिया है और उपभू पास नज़दीक होने की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? राज्यसभा के पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है अभी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? तो यह चलाया गया है एनसीसी के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। बात कर ले अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह जो है आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिया गया निर्णय के आधार पर 1944 ईस्वी में आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बात फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत है मुझे। देखते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को, अक्षांश का तात्पर्य क्या है? तो अक्षांश का तात्पर्य हो जाएगा ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यह हमारा पृथ्वी है और इसका रोटेशन कैसा होता है फ्रेंड्स? तो वेस्ट टू ईस्ट होता है। याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो थे यह निवासी थे आपके जर्मनी के। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का पुस्तक लिखा था, इसके लिए भी काफ़ी फेमस है। दास कैपिटल के जो लेखक थे यह कार्ल मार्क्स को जाने जाते हैं और यह जर्मनी के जो थे निवासी थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना चाहिए कार्ल मार्क्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को। याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार ना जाने एग्जाम में यह सवाल पूछा जा चुका है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो है आपका प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया था और इसी जो है प्रस्ताव ने पूर्ण स्वराज को पारित किया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, का चयन होता है, निर्वाचन होता है या मनोनयन
किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, ना कि उनका निर्वाचन होता है या चयन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो शिक्षित जनता का होना, आर्थिक समानता का होना, नागरिक स्वतंत्रता का होना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है यह रूसो ने लिखा था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। तो कहाँ से नहीं गुजरता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरता है। याद रखिएगा भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर है, जो आपके याद रख लीजिए फ्रेंड्स। स्टेट कौन कौन से हैं, तो जो याम्योत्तर रेखा गुजरती है यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है कुछ 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर आपके 21 में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। बेल्लारी में, जैसलमेर में, जोधपुर या लेह। तो आपको पता होगा सबसे कम वर्षा लेह में होती है, और लेह जो है, लेह और लद्दाख वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। तो वर्तमान में प्राचीन वैशाली नगर है, इसको अब हम हाजीपुर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा, प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में यह हाजीपुर में जो है नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। मजहरुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने पटना में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो मजहरुल हक थे, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे, और ये बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे हैं। और गांधी जी ने इन्होंने जो है देशभूषण की जो है पदवी दी थी, देशभूषण। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुआ फेज़ 1 में, आपका जो बिहार स्पेशल से काफ़ी अच्छी संख्या में आपको सवाल देखने मिले हैं, और अभी का जो आपका 69 बीपीएससी पीटी हुआ, इसमें भी आपके जो है बिहार स्पेशल से काफ़ी अच्छे से सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे में जो है आप बिहार स्पेशल को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से मोस्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सवाल है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपको बताना है। तो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा ताप विद्युत हो जाएगा। बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है फ्रेंड्स, यह ताप ऊर्जा है। तो आप ये भी फैक्ट याद रखिएगा, सिर्फ बिहार ही नहीं, संपूर्ण भारत में जो देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में अगर ताप विद्युत का हिस्सा देखें तो 67% जो है आपका ताप विद्युत होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1911 में बिहार से जो है बंगाल अलग हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मिट्टी को अपरदन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है, और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप जो है मृदा की उत्पादकता में कमी आती है। बात करें अगर मृदा की, तो इसके अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स, इसको पेडोलॉजी कहते हैं। कई बार आपसे यह सवाल पेडोलॉजी से भी आता है आपसे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में आपका टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है या बलवा पत्थर होता है। तो जो टेरा रोसा होता है, इसका प्रारूप जो विकास होता है यह आपको पाया जाता है चूना पत्थर प्रदेश में। याद रखिएगा,
चूना प्रदेश पत्थर में जो है टेरा रोसा का विकास होता है वाले क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सी है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, मतलब ये ऐसे निक्षेपित होती हैं स्तरों में। तो ये जो हो जाएगा अवसादी शैलों का जो हो जाएगा कथन सत्य हो जाएगा इसके बारे में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका उदाहरण है। तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन होता है इसका कारण क्या होता है? स्थल एवं समुद्र का विभेदी तापन। कई बार आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल जो है देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है? भारत की मुख्य भूमि का पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का जो तट रेखा है 6100 किलोमीटर लंबा माना जाता है। लेकिन अगर हम द्वीप को भी शामिल कर लें, जो सभी द्वीपों को भी शामिल कर ले, तो इसकी कुल लंबाई तब 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस डेटा को काफ़ी याद रखना ज़रूरी है, 7516.6 किलोमीटर। कई बार आपसे जो है पूरी अगर तटरेखा पूछ दे भारत की तो आप ये बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या गेहूं। तो नकदी फसल में जो शामिल नहीं है यह है आपका गेहूं। गेहूं जो होता है फ्रेंड्स यह आपका शामिल नहीं है। बाकी बात करें अगर अन्य तीनों फसलों की, तो ये नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, जूट, कपास और गन्ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिनलैंड। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है। तो फिनलैंड की संसद को हम क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संसद। याद रखिएगा फिनलैंड की संसद को ही हम संसद कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना जो है 1951 में सिंदरी में लगा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, कारण क्या हो सकता है? तो विकिरण के कारण जो होती हैं साफ रातें बादलों की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि जो है सूर्य ताप साफ रात में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, यह जो हो जाएगा आपका मध्य में, यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा? तो यह हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा जो है आपका भारतीय संविधान को अपनाया गया था सन 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी आप याद रखिएगा डेट, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में मिलता है, आपको यह बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है आपका संविधान में 12 से 35। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 के तहत जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके तहत वह संविधान के मूल भावना के असंगत कानून को रद्द कर सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 13 और 137 के आधार पर। तो ये अनुच्छेद याद रखना भी आपको काफ़ी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा में फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है, बताना है आपको। तो यह जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, क्योंकि इतिहास का वह काल जिसका लिखित स्रोत तो उपलब्ध है लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका या अपठनीय हो, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता को अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका है फ्रेंड्स। उसका लिखित जो है उपलब्ध तो है स्रोत, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। इसी के कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 41 को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है आपके ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। याद रखिएगा, विश्वामित्रा के द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है, जो देवी सविता को समर्पित है। तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं यह कौन है? तो विश्वामित्रा है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो लोगों को पसंद तो आ रहा है वीडियो, इतना मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर एक आपके लाइक से कुछ जाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिए थे यह आपके गुप्त वंश में दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ था, जबकि सर्वाधिक भूमिदान ब्राह्मण एवं मंदिर को गुप्त काल में दिया गया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? बताना है आपको। तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में है आपका, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शाशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये बने थे आपके चांदी और तांबा के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में है आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, तुगलमा पद्धति। 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण जो है भेरा एवं बाजोर में यूसुफजई जनजाति के विरुद्ध भी किया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में है आपका, भारतीय रेल किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह किया गया है आपका कवच के नाम से। नेक्स्ट में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है आदि शंकराचार्य का। फ्रेंड्स, आपने फेज़ 2 में देखा होगा कि करंट्स के आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो करंट को भी जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, आपको यह बताना है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी को। काफ़ी ये फेमस रहे हैं अभी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो यह घोषणा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने के लिए की गई है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? महाद्वीप को पूछा है, ना कि किसी पर्टिकुलर देश को बोला है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, यह जो आपका महाद्वीप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है। और नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश का पोलियो मुक्त देश हो गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, केसर के पौधों का कौन सा भाग केसर या सैफ्रॉन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है शुष्क वर्ती कागज ड्राई स्टिग्मा का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो यह होता है आपका लैक्टिक एसिड के कारण। मनुष्यों में पेशीय क्रिया जैसे दौड़ने, चलने, व्यायाम करने आदि के बाद जो होता है, हमें थकान महसूस होती है, कि इसका कारण होता है लैक्टिक एसिड, जो पेशीय क्रिया करते समय निकलती है एवं थकान का एहसास कराती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 में है, एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ
जो जी है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका द्रव्यमान कितना है आपको यह बताना है। तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यह हो जाएगा आपका 1 किलोग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 में दिया है, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो यह होगा पृथ्वी द्वारा, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी से कम हो जाता है। आपको पता होगा जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और वर्षा की बूंदें या पारे के कण जो होता है गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो यह भी सवाल कई बार पूछता है कि जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार किस कारण से होती हैं। तो याद रखिएगा ये जो है पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यह होगा आभासी और आवर्धित, याद रखिएगा आभासी एवं आवर्धित। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। फ्रेंड्स जो साइंस का आपका पेपर है वो काफ़ी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइंस का वेटेज है काफ़ी अच्छा खासा है, प्लस जो साइंस का लेवल पूछा गया है इस बार बीपीएससी पीटी परीक्षा में, अगर आप देखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन लगभग एटलीस्ट आपको टफ नज़र आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको इजी लेवल का नहीं पूछ रहा है अब बीपीएससी। तो इसी जो है इसको देखते हुए, एक सीख लेते हुए आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है, ताकि इस बार जो है किसी भी तरीके का भूल ना हो और आपका जो प्री है या बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में है, मैग्नीशियम का संगठन है। तो मैग्नीशियम का जो संगठन माना जाता है यह हो जाएगा आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को, जिसमें एल्युमिनियम की प्रतिशत 96% और मैग्नीशियम 4% पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो जो मिश्रण नहीं है यह हो जाएगा आपका पारा। मर्क्यूरी जो है एक द्रव्य धातु है, याद रखिएगा एक द्रव्य धातु है, जबकि मिश्रण यह नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें एयर की तो यह एक मिश्रण है। दूध भी जो है एक दूध क्या होता है, तो यह भी जो होता है आपका एक मिश्रण होता है, और सीमेंट में भी जो होता है मिश्रण होता है, लेकिन जो पारा होता है यह मिश्रण नहीं है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। आपको जो है एक फिगर दिया गया है, ये फिगर देखना है आपको अच्छे से। यह चित्र जो है आपके समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस कहते हैं, की अवस्था को दर्शाता है। आपको बताना वह कौन सा फेज है जिसको यह जो है दर्शा रहा है, मेटाफेज को, एनाफेज को, टेलोफेज को या उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आपके एनाफेज को दर्शा रहा है फ्रेंड्स। चित्र में समसूत्री विभाजन माइटोसिस की एनाफेज अवस्था को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 को। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण रेप्टाइल्स के समान थे वह कौन था फ्रेंड्स, आपको यह बताना है। तो यह आर्कियोप्टेरिक्स थे। कौन थे, आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी था, परंतु उसके कुछ लक्षण जो है रेप्टाइल के समान थे। और अभी जो है आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी आज लगभग ही विलुप्त हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा, आपको यह बताना है। तो अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता की बात करें अगर इसके अवरोही क्रम की, तो पहले आपका क्या आएगा, गामा, फिर आएगा आपका बीटा और फिर आएगा अल्फा। तो ये क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यह जो है आपका असत्य कथन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 63 में है, डीएनए उपस्थित रहता है। तो डीएनए जो उपस्थित होता है यह होता है आपके क्रोमैटिन में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है और राइबोसोम में आरएनए होता है। और डीएनए की खोज जो है यह फ्रेडरिक मिशर ने
जबकि आरएनए की खोज वाटसन एवं आर्थर ने। तो ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के दो घटक कौन से हैं, आपको यह बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हो जाएंगे जैविक और अजैविक। तो जैविक और अजैविक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो अनुकुंचन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अनुकुंचन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 में है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णदता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है, आपको यह पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका कारण हो जाएगा उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण जो होता है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक कलर ब्लाइंडनेस नामक जो रोग होता है उत्पन्न होता है। और यह जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, इसमें जो होता है रोगी को लाल एवं हरे रंग की पहचान करने में क्षमता जो होती है नहीं होती है। लाल और हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है कलर ब्लाइंडनेस में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। क्वेश्चन नंबर 67 में है आपका, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है यह भिन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 में है आपका, भारी पानी वह पानी होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप्स ले लेते हैं, वह जो होता है आपका भारी पानी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल 206 हड्डियां होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। 70 में है आपका, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग या सूत्र कोणीय संवेग के लिए सूत्र है। तो बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, L = NH/2π, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली खर्च होगा, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इकाई, 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 73 को। क्वेश्चन नंबर 73 में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो जो नहीं करता है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए और उसका जो है फिर आपको सूत्र बताना है कि ये किस चीज़ का सूत्र है, CaOCl Cl किसको कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका विरंजक चूर्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि जीवाणुओं को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट या 75 को। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन का स्रावन होता है आपके अंडाशय के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है एवं प्रोजेस्टेरोन भी जो होता है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, जो कि मादा में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आने वाला फेज़ 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।